बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज लाहौर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने 10 बिलियन ट्री सुनामी के तहत अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह किया। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब आज कहते हैं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट मनसूख हो चुका है। उनके पास सियासी पनाह का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वो अवेल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि दूसरों की नाकामी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर ना डाली जाए। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान हुकाम की जानिब से देख रहे हैं ब्लेम गेम का अमल जारी है काफ़ी अरसे से। अपनी नाकामियों को बज़ाहिर ये लगता है कि जिम्मेदारी कबूल करने के लिए अफगान हुकाम तैयार नहीं है। क्या इन तमाम तर मामलात की वजह से तवील खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं हालात? ये शाह महमूद कुरैशी साहब के फरमात आते हैं जी जो उन्होंने आज के जी। अच्छा, तो वो देखिए, अफगानिस्तान में तो हुकूमत इस वक्त नहीं है, और वहाँ पर मसला ये है कि अशरफ गनी साहब जो हैं वो काबुल के एक हिस्से तक जो है वो मैसूर हैं, और वो वहाँ पे महफूज रहेंगे जब तक कि मतलब ये जो भी कुछ हो रहा है, जिसको मैं कहता हूँ कि मैन्युफैक्चर्ड केओस कह लें, या एक ग्रे जोन में जंग। पिछले साल भी इसको डिस्कस किया था, कल भी डिस्कस किया था, आने वाले दिनों में फिर इसको डिस्कस करते रहेंगे। हाइब्रिड का लफ्ज़ थोड़ा पुराना हो गया हुआ है, तो अभी ग्रे जोन की जंगें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। पहले हाइब्रिड भी इस्तेमाल होता था लफ्ज़, उसको भी लोग करते हैं अभी भी, हाइब्रिड थ्रेट और हाइब्रिड वॉर और सारा कुछ। लेकिन ये कि ग्रे जोन में जंग हो रही है, और उसमें प्रोपेगेंडा भी है, उसमें कत्ल गारत भी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज मज़ीद शहर और सूबे जो हैं वो उनके हाथ से निकल गए, तालिबान के पास चले गए। और उसमें एक तो ऐबक समरकान का सूबा है वो चला गया है, सरेपुलाई चला गया है, सरेपुल चला गया है। उसके बाद फरियाब में लड़ाई हो रही है बहुत ज़्यादा, और बदख्शां जो है वहाँ पर वो भी किसी वक्त चला जाएगा, मज़ार शरीफ भी चला जाएगा। तो ये जो यहाँ पर भी लड़ाई हो रही है, और सबसे जो अहम अब इस वक्त देख रहे हैं सारे, उन सबकी नज़र जो है वो कुंदूज पे है। कुंदूज भी तो निकल चुका, सॉरी, हिरात पे है। हिरात क्योंकि ईरान के साथ बिल्कुल उसका बॉर्डर टच होता है, तो ईरान की हिकमत अमली क्या होगी। अच्छा, ये जो है, ये मैं आपको जो ग्रे जोन के हवाले से बात है ना, इसमें मैं सिर्फ दो वैसे तो इसके ऊपर हालिया दिनों में, पिछले साल जब स्ट्रेटेजिक अमेरिका की पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी, तो उसको भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन मुख्तसर तौर पे अगर किसी ने देखना हो तो मैं एक तो सजेस्ट करूँगा कि इसमें अक्टूबर में, ये अक्टूबर की शुरू में ही आया था, तो ब्लूमबर्ग पिछले साल का जो आर्टिकल है उनका, पेंटागन्स न्यू प्लान टू फाइट चाइना एंड रशिया इन ग्रे जोन, ठीक है, वो पॉलिसी ही ये थी कि अब जो लड़ाई है वो ग्रे जोन में होगी। अच्छा, ग्रे जोन के बारे में हम बात कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, और कल भी मैंने बात की थी कि अब जो जंग होगी वो ग्रे जोन में होगी, ठीक है, प्लान ही ग्रे जोन का है। और इसके अलावा अगर थोड़ा सा और दिलचस्प देखना हो अफगानिस्तान के हवाले से, एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी समझनी हो, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन जो उसके खदोखाल समझनी हो, तो स्मॉल वॉल जर्नल उनका फ़ौज का बड़ा यानी बड़ा एक मकबूल जरीदा है। तो स्मॉल वॉल जर्नल में जो है वो अफ़गानिस्तान, ये अभी 2 महीने पहले का, अफगानिस्तान कंटिन्यूइंग रोल इन यूएस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इन एब्सेंस ऑफ यूएस ट्रूप्स, और उसमें फिर वो लिख रहे हैं लास्ट में जाके कि प्रेसिडेंट बाइडेन स्ट्रेटेजी इन अकॉर्डेंस विद द इंटरिम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, जिसका जिक्र किया था, इंडिकेट दैट ही इंस्टेंड्स यूएस स्ट्रेटेजी टू बी डिस्टिंक्टली 21st सेंचुरी वे ऑफ कंपटीशन इन अ ग्रे जोन, ठीक है, ग्रे जोन के अंदर जंग होनी है, ठीक है, फीचरिंग स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज अगेंस्ट स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह वगैरह। तो ये ग्रे जोन में एक पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी है जो अमेरिका की भी है, और यकीनन रशिया की भी है, और चाइना की भी है,
और तमाम मुल्कों की होनी चाहिए। ग्रे जोन स्ट्रेटजी तो है, और पाकिस्तान को भी पता है ग्रे जोन स्ट्रेटजी का। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान की जो जंग हुई थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, वो ग्रे जोन में ही थी ना, ठीक है, जिसमें अफगान मुजाहिदीन जो है वो आगे लड़ रहे थे और पीछे जो है वो अमेरिका था, तो ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट ही था। और अब जाहिर है कि अगर उसमें प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये सारी चीजें और जो भी साइबर में मुख्तलिफ स्पेस में, तो असल में ग्रे जोन में ना, ग्रे जोन की जंग का जो है ना वो अब देखिए ना, उसमें ऑप्शंस बड़े बहुत सारे आ जाते हैं। एक तो आपके फौजी नहीं होते सामने, फौजी आपके हैं ही नहीं, और बदकिस्मती के साथ इसमें तमाम जंगों में, हम तो ये अफगानिस्तान में देख रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की तारीख में जंगों के जो बदतरीन अगर कोई निशाना बनता है तो बच्चे, औरतें, बूढ़े, जो जवान, जो क्रॉस फायर में जिनका किसी तरह ताल्लुक नहीं होता, वो दरमियान में उसका बदकिस्मती से जो है दरमियान में आते हैं। और जहां पर भी जंगें हुई हैं तो उसमें आप देखेंगे कि वो एक अजीब व गरीब किस्म का मामला बनता है। और ये ग्रे जोन वॉर्स में तो बहुत ही बनता है, क्योंकि इसमें कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं कि जी हमने तो, हम तो अलग हैं, हम तो दूर हैं, हमने तो किया ही कुछ नहीं, हमारा तो वास्ता ही नहीं है, ये तो मलेशिया खुद लड़ रही है, ये तो फोर्स खुद लड़ रही है, ये तो खुद ब खुद हो रहा है, हमें क्या पता, हमें क्या पता। तो वो इस तरह की बातें हो रही होती हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो है वो ग्रे जोन के अंदर लड़ाई जारी होती है। और मैं आपको मिसाल के तौर पर भी थोड़ी देर देखें, 2 दिन से ये बात चल रही है कि वहां पर फजाई बमबारी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, और थोड़ी देर जी अमेरिका की तरफ से, और थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि द प्रोपेगेंडा वॉर इंटेंसिफाइज इन अफगानिस्तान एज द तालिबान गेन ग्राउंड। अच्छा, और उसमें वो ये कह रहे हैं द एफर्ट टू फेंड ऑफ पैनिक एंड मिनिमाइज लॉसेज हैज टेकन ऑन outside importance following the seizure of 5 provinces capital by the Taliban। अच्छा, और फिर उसके बाद वो ये बात कह रहे हैं, इसका ये आप देखें, in 3 days at least 5 peninsular capitals have been seized by Taliban in a ruthless land offensive that has led many local officials to abandon their post and flee the cities they run। भाग गए छोड़ के। लेकिन आगे देखें क्या कह रहा है, ये अब अमेरिका, ये मैं कह रहा हूं 4 दिन से ये बात हो रही है कि B-52 की बॉम्बिंग्स हुई, आज उन्होंने क्लियर किया है, ठीक है। और क्लियर जो है इसके सिर्फ आखिरी 2-3 लाइनें देख लें। रादर देन एडमिटिंग द सिटीज हैव फॉलन, द गवर्नमेंट हैज सिंपली सेड दैट अफगानिस्तान्स ब्रेव सिक्योरिटी फोर्सेज वर फाइटिंग इन सेवरल कैपिटल्स अराउंड द कंट्री एंड दैट एयर स्ट्राइक्स हैव रिजल्टेड इन स्कोर्स ऑफ डेड तालिबान फाइटर्स। यानी वो कह रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स वाले के बजाय इसके कि वो माने इस बात को कि हमारी फौज हार गई है और तालिबान आ गए हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि हमारी फौजें लड़ रही हैं और हजारों की तादाद में तालिबान, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहे हैं हजारों की तादाद में तालिबान मर गए एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में। और एयर स्ट्राइक्स कहां पे हैं, किधर हैं, किसने क्लेम किया है, किसने तस्वीर उतारी है, किसने एक बॉम्ब गिरते हुए दिखाए, वो पुरानी तस्वीरें, कोई शाम से, कोई जो है वो इराक से, कोई अफगानिस्तान में जो पहले B-52 बॉम्बिंग हुई थी 2001 में, जो कारपेट बॉम्बिंग जो कहा गया था, उसकी पिक्चर्स पोस्ट कर करके सोशल मीडिया पे चली जा रही। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि प्रोपेगेंडा, न्यूयॉर्क टाइम्स कि ये प्रोपेगेंडा जो है अफगानिस्तान की हुकूमत के को उन्होंने, यानी आप ये देखें अशरफ गनी की जो हुकूमत तो बची नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये बजाय इसके कि हुकूमत माने कि जो उनके निकल गए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा उसका आप अगर टाइटल देखें न्यूयॉर्क टाइम्स का तो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा वॉर कर रहे हैं कि तालिबान गेन ग्राउंड, और वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फौजों ने जो फजाई बमबारी हो गई और हमारी फौजें लड़ रही हैं और ये हो रहा है वो। अच्छा, पाकिस्तान का झंडा क्यों लगा दिया उन्होंने, अल्लाह जाने बीच में नीचे। चलें जी, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की शरारत है, अब क्या कर सकते हैं। ये 14 अगस्त मना रहे हैं मेरे ख्याल से अमेरिका में, इसलिए लगा दिया उन्होंने। अच्छा, और साथ तो दूसरा कोई दाइश का झंडा, ये जो है ना ये सुधरेंगे नहीं बहरहाल। अच्छा, अब मसला ये है कि एक तो अगले 2 दिन आप समझें कि वो अमन मुआहिदा तो अपनी जगह कायम है। अमन मुआहिदा इस तरह से कायम है कि कल और परसों 2 दिन दोहा के अंदर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदे भी वहां पे होंगे, ज़रमे खलीजात भी होंगे, अब्दुल्ला भी होंगे, सही, ठीक। और उससे जो हमसाया ममालिक हैं उनके भी नुमाइंदे आ रहे हैं, अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक, यानी गालिबन वस्ती एशियाई रियासतों से होंगे। इंडिया को रोक दिया है रशिया ने,
और ईरान इसलिए नहीं आएगा कि वहां अमेरिका है, ठीक है, और तो ईरान जाहिर है ट्रॉयका एक्सटेंडेड में चूंकि अमेरिका है तो इसलिए ईरान नहीं होगा वहां पे। अच्छा, लेकिन इसमें 2-3 बातें जो हैं वो जरा हम सूरत हाल का जायजा लें अगर आज तक का, तो आज एक बड़ा अजीब बयान है, बड़ा अजीब बयान, और वो बयान जो है वो है जो बेलारूस, अब बेलारूस कैसे, आपके साथ ताल्लुक कैसे बन रहा है बेलारूस का, अरे अभी उस पर आते हैं। हम डिस्कस करते हैं ना, किसी वजह से डिस्कस करते हैं, यूक्रेन, बेलारूस, रशिया, ये सारी वस्ती एशिया, ये पाकिस्तान आगे, और ये भी कि आगे जो कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान में वो खित्ते के वाकयात करेंगे, डिसाइड करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और ये मुकदमे और नैब और ये कुछ नहीं, आगे खित्ते के वाकयात क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, कोई अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन जाहिर है कि ग्रे जोन में कौन किसके लिए काम कर रहा है, क्या लड़ रहा है, कौन तालिबान का हेड कौन है, ऑर्डर्स कौन दे रहा है। देखिए ना, तालिबान का कोई कमांड सेंटर है, कौन तालिबान से कह रहा है, रशिया भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी बैठा है, सब देख रहे हैं ना। मतलब एक तरह से क्याओस है, लेकिन मैंने उस दिन भी बात की थी कि मैन्युफैक्चर्ड क्याओस है, मतलब इसको बनाया गया है, ठीक है। और ये हमेशा जब इस तरह की जब ग्रे जोन में जंगें होती हैं ना, तो कोशिश ये होती है कि वो एक हद से ज्यादा ना फैल, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, प्लेयर्स के हाथ से ना निकल जाएं। तो प्लेयर्स इंश्योर करते हैं कि हमारे हाथ में ही रहे, निकल भी जाते हैं मामला हाथ से, लेकिन वो कोशिश उनकी होती है कि उसको उसी हद में रखा जाए जिस हद तक वो जा सकते हैं, और मैक्सिमम अपने आप को ताकतवर शो किया जाए, मैक्सिमम, कि हम जो है वो कमजोर नहीं है। तो अब ये भूल जाए कि अमेरिका यहां से कमजोर होकर निकल गया। सवाल चाइना के साथ सरहद, वस्ती एशिया का रास्ता, वस्ती एशिया में रूस वापस आ रहा है, ठीक है, ईरान के साथ बॉर्डर्स, पाकिस्तान, यहां से अमेरिका जाएगा। मतलब ये जो सोने की वो कहते हैं कि एक जगह ऐसी मिल गई है तो यहां से जाएगा अमेरिका, तो ये तो भूल ही जाए इस बात को। वो जो मैंने बात की ना कि स्ट्रेटेजी से चेंज हुई है। अच्छा, अब आज एक अजीब बात हुई है, और बात जो है इसको मैं लिंक करता हूं अभी पाकिस्तान की सूरत, और वो है कि जो लुकाशेंको हैं, जो बेलारूस के सदर हैं, वो पिछले साल हुए थे इलेक्शंस, और इलेक्शंस में ये अभी आज 9 अगस्त को जो है वो उनका 1 साल हुए, और हमें पता है वो इलेक्शंस में हंगामे शुरू हो गए थे, नताइज मानने से इनकार कर दिया था बेलारूस में। उसके बाद फिर वो हम फॉलो कर चुके हैं बेलारूस के हंगामे, इस पे बात कर चुके हैं। अच्छा, बेलारूस के हंगामे फॉलो कर चुके हैं, और 1 साल गुजरा और बेलारूस अभी फिर कहानी में आ गया, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही उनकी खिलाड़ी जो हैं बेलारूस की 24 साल जो एथलीट थी, हाँ, उन्होंने कहा कि हमें एग्जैक्टली वो वहां से फ्लाई करके वो पोलैंड आ गई। उन्होंने कहा कि ये हुकाम जो है हमें ये जबरदस्ती, उन्होंने आज एक जबरदस्त बात की है, और ये तारीखी जुमला है। तारीख में जो बात लिखी जाती है ना, कुछ जुमले होते हैं जो हिस्ट्री, यानी आज आप समझेंगे ये जो बयान है ना, ये अब एक बयान एक तारीख एक इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और वो बयान ये है कि वो कह रहे हैं कि बेलारूस में इंटीग्रेट विद रशिया के साथ बेलारूस शामिल हो सकता है। अच्छा, यानी पूरा मुल्क विद नो लॉस ऑफ सोवरेनिटी, यानी हम मर्ज हो सकते हैं, हम मिल सकते हैं, हमारा इत्तेहाद हो सकता है रशिया के साथ। अच्छा, ये बहुत अजब बात है। उसकी वजह यह है कि यानी बेलारूस हिस्सा बन जाएगा, आप समझे कि वो रशिया का, हाँ, वो ये कह रहे हैं ना कि हम अपनी खुद मुख्तारी भी रखेंगे, लेकिन हम शामिल भी होने को तैयार हैं साथ, ठीक। ये उनका दोबारा देख लें, बेलारूस में इंटीग्रेट विद रशिया विद नो लॉस ऑफ सोवरेनिटी। अच्छा, अब इसका मतलब जो है वो ये है कि अगर हम बेलारूस को देखें तो बेलारूस को, अगर आप मॉस्को में बैठ के देख रहे हो ना, सोच रहे हो कि बेलारूस क्या है, बेलारूस क्या है, और आप वाशिंगटन में बैठे हो सोचें कि बेलारूस क्या है, ये क्या है, आखिर बेलारूस क्या है, मतलब सोच रहे हो, तो आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेलारूस का नाम लेते ही फौरी तौर पे आपके जहन में आ जाना चाहिए सवाल की गैप। मतलब एक चीज आ जानी चाहिए जहन में, सवाल की गैप। ये बेलारूस की कहानी है, ठीक है, सवाल की गैप। और सवाल की गैप क्या है कि सवाल की गैप जो है वो
लिथुएनिया और पोलैंड के दरमियान एक छोटा सा रास्ता है जहां पे रशिया बैठा है ऊपर, और ये जो है ये बेलारूस और रशिया है दरमियान में, और ये नीचे पोलैंड है, और यहां से एंटर होकर छोटा सा 44 किलोमीटर इतना सा, यानी इसको इस नक्शे को यहां रखें आप, ठीक है। यानी आप ऐसे देखें कि जो इसमें ग्रे नजर आ रहा है, ग्रे वो नेटो है, जो ग्रे है वो नेटो है, सही। जो ऑरेंज है वो रशिया है, ठीक है। अब वो जो 3 मुल्क गरीब ऊपर बैठे हैं, हाँ। एस्टोनिया, लैटविया और लिथुएनिया, अगर बेलारूस इधर नीचे है और रशिया ऊपर है, बेलारूस मिल जाता है रशिया के साथ, ये रशिया का इनक्लेव है, ठीक है, कैलिनग्राड जिसको कहते हैं, ये अगर बेलारूस रशिया से मिल जाता है तो वो जो 3 मुल्क ऊपर हैं नेटो के, वो बाकी मुल्कों से घट जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है अब एक अजीब मामला। अच्छा, वो जो दूसरा सोमोलना से गेट जो है साइड पे, वहां पर रशियन आर्मी बैठी हुई है बहुत ज्यादा, दूसरे एंड पे कि अगर जरा सा यहां क्रॉस करने की कोशिश करें नेटो की फौज, क्योंकि नेटो की फौज यहीं से घुसेगी ना, तो वो यहां से फिर वो पकड़ लेंगे नेटो को। लेकिन उसी पहले वाले नक्शे पे आ जाएं, पहले वाले नक्शे पे चले जाएं प्लीज। अब ये देखें, ये क्या अजीबो गरीब नक्शा है। यानी रशिया जो है वो पूरा रशिया छोड़ के, ये रशिया का एक इनक्लेव है, यहां एक रशिया, कहां पे ये 3 मुल्क जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं। यानी लिथुएनिया जो है, एस्टोनिया तो वैसे ही खूबसूरत मुल्क है, लेकिन निस्फ अरब की आबादी है यूरोप में, और 1% रहते हैं सिर्फ इन 3 मुल्कों में लोग। 1 अरब, निस्फ अरब, ठीक है, ठीक, ½ बिलियन, और उसमें से 1% जो है वो इन 3 मुल्कों में रहते हैं, यानी कम लोग यूरोप के रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये डेवलप बड़ी कमाल मुल्क हैं। मतलब एस्टोनिया जो है वो आप सोचें कि वो ई गवर्नमेंट जिसे कहते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक, यानी स्काइप एस्टोनिया से आया है। जो स्काइप है, जो दुनिया भर में जो वीडियो मैसेजिंग और वीडियो कॉल, और ये एस्टोनिया ने बनाया था 2003 में। तो एस्टोनिया इतना डेवलप्ड और जबरदस्त मुल्क है। मसला यह है कि ये यहां पर अगर इन्होंने कह दिया कि हम रशिया के साथ शामिल होने को तैयार हैं, बेलारूस ने। अब आप जरा तसव्वुर करें कि बेलारूस अगर रशिया के साथ शामिल हो जाता है, और ये मैंने कहा ना हिस्टोरिकल बयान है, अगर बेलारूस रशिया के साथ शामिल हो जाता है तो इसको 3 मुल्क उधर के कट गए नेटो के। और पोलैंड जो है उसके अंदर भी एक थरथरी सी फैलना शुरू हुई, क्योंकि पोलैंड जो है वो दरमियान में, अच्छा ये तो बड़ी बहुत ही अजीब सी बात है, बेलारूस वो मुल्क है जहां पर एक्सरसाइजेज हो रही हैं फौजी जी। हमने कल भी बात की थी कि अभी चंद दिनों में एक्सरसाइजेज शुरू हो रही हैं, और उसमें काजाकिस्तान को कहा गया कि आप भी आ जाएं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब नक्शा दोबारा देखें तो बेलारूस में अगर ये फौजी मशकें हो रही हैं, तो इस नक्शे को जरा ऊपर करेंगे थोड़ा सा दोबारा। अब जनाब ये नक्शे, ये किसके लिए सबसे बड़ी थरथल्ली है? एक तो पोलैंड के लिए, दूसरा नीचे यूक्रेन है ना, नीचे यूक्रेन है ना, जो ग्रे है, जो लाइट ग्रे, वो यूक्रेन है। यूक्रेन वो जहां पे चढ़ाई कर चुके हैं प्यूटिन साहब, और क्रीमिया को ले गए थे उठा के वो। अच्छा, अब इसके साथ आप एक और आइडिया के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि यहां पे अफगानिस्तान में बहुत सारी जो आर्टिकल्स या थिंक टैंक्स, और बहुत थिंक टैंक्स बड़े अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बाज दफा तो ऐसा लगता है जितने वाशिंगटन में थिंक टैंक्स हैं उससे ज्यादा तो भूटान के पास टैंक होंगे, ठीक है, बाज दफा ऐसा लगता है। लेकिन ये बहरहाल थिंक टैंक्स की एक अपनी एक वैल्यू तो है, या जो किताबें लिखी जाती हैं, या प्रेडिक्शंस की जाती हैं, या कोई डिजाइन बनाए जाते हैं। तो 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है आज इस मरहले पे, और मैं चाहूंगा कि नाज़रीन उस पर तवज्जो दें। और वो एक आइडिया है जिसको हम ग्रेटर सेंट्रल एशिया कहते हैं, ग्रेटर सेंट्रल एशिया। अच्छा, ग्रेटर सेंट्रल एशिया, ये तो ग्रेटर मिडिल ईस्ट का आइडिया आया था ना 2006 में, 7 में, कि मिडिल ईस्ट को बड़ा कर दें। एक ग्रेट सेंट्रल एशिया का आइडिया जो है वो ये है, और वो आया अमेरिका की तरफ से भी है, लेकिन अमेरिकन का कहना ये कि रशिया भी सोच रहा है, रशिया कहने के चाहे कि वस्ती एशिया का ही हिस्सा बना दिया जाए अफगानिस्तान को, ठीक है। और इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ यहां पे रेफरेंसेस दे रहा हूं, अ ग्रेट गेम इन ग्रेटर सेंट्रल एशिया, ठीक है। इसके ऊपर एक मुख्तलिफ किताबें हैं, आर्टिकल्स हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ है इसमें। अच्छा, और इसके ऊपर जो है वो उसके बाद टाइम टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ
ग्रेटर सेंट्रल एशिया, ये 2019 के अंदर पूरा आइडिया था कि अफगानिस्तान को भी साथ शामिल कर लिया जाए, अफगानिस्तान अलग क्यों है। फिर उसके बाद ये कंप्लीट इसके ऊपर एक एडिशन आ चुका है, एक किताब छप चुकी है, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट इन ग्रेटर सेंट्रल एशिया, एक कंप्लीट बुक आ चुकी है। अच्छा, और ये बड़ी पढ़ने वाली बुक है। वो कहते हैं कि जी यहाँ के लोग एक हैं, इकोसिस्टम्स एक हैं, सारे, तो एक ये अफगानिस्तान क्यों अलग है, इसको भी साथ मिला के ये। लेकिन अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो लैंडस्केप डायनेमिक्स ऑफ ड्राईलैंड्स, ठीक है, लैंडस्केप डायनेमिक्स ऑफ ड्राईलैंड्स अक्रॉस ग्रेटर सेंट्रल एशिया। और तो ये ग्रेटर सेंट्रल एशिया का एक चल रहा है मामला कि ग्रेटर सेंट्रल एशिया होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर सेंट्रल एशिया पार्टनरशिप फॉर अफगानिस्तान, ठीक है ना। अब ये देखें ना, ये अफगानिस्तान स्पेसिफिक है और ये सेंट्रल एशिया कॉकस इंस्टीट्यूट सिल्क रोड स्टडीज ने ये तैयार किया है कि ग्रेटर सेंट्रल एशिया की पार्टनरशिप होनी चाहिए। अच्छा, अब वो उनका ये है, ये जो थ्योरी है वो ये है कि जी अफगानिस्तान को वस्ती एशिया के साथ जोड़ दीजिए, उज़्बेक, ताजिक, ये सारे जो हैं ये उन्हीं के अंदर, उन्हीं मुल्कों के साथ जो सोसाइटी हैं वहीं पर शामिल हो जाएं और ये ग्रेटर। इस आइडिया ने कहीं जन्म लिया था अमेरिका में, लेकिन उसके साथ ही ये आइडिया कहीं रशिया और कहीं एग्जिस्ट कर रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, कहीं है कि ये किसी तरह से इंटीग्रेशन, ओके, और उसके बाद उसके नतीजे में अफगानिस्तान की बैल्कनाइजेशन का भी एक बनता है कि जी बैल्कनाइज हो जाएगा, ऊपर आबादी दूसरी है, नीचे दूसरी, मुख्तलिफ आइडियाज हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ग्रेटर सेंट्रल एशिया का एक आइडिया है, ठीक है, और ये मुख्तलिफ जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं या थिंक टैंक्स हैं, किताबें भी आ गई हैं, इसके ऊपर सारा कुछ हो गया। तो ज़ाहिर जब सोचते हैं तो फिर वो आगे से आइडियाज फ्लोट होते हैं। अच्छा, अब इसमें एक तो चीज़ ये होगी कि बेलारूस को वो अपने अंदर लेने की बात कर रहे हैं, यानी ये आइडिया बेलारूस की तरफ से गया है, तो जाहिर है कि रशिया ने फिर इसको वहीं पर तास एजेंसी ने इसको किया। आज एक्सरसाइजेज भी शुरू हो गई हैं, आज मैसिव एक्सरसाइजेज शुरू हुई हैं, और वो एक्सरसाइजेज शुरू हुई हैं, वो एक्सरसाइजेज शुरू हुई हैं आज चाइना और रशिया की जो एक्सरसाइजेज शुरू हो गई। और वो एक्सरसाइजेज जो हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो एक्सरसाइजेज रखी ही, वो अरेंज ही इस तरह से की गई हैं कि सामने जो है वो सेंट्रल एशिया और निंगजुआ सूबे के अंदर, और इनका ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है और उनका वेस्टर्न कमांड है। वो एक्सरसाइज शुरू हो गई। अगले 2 दिन दोहा के अंदर जो है वो ज़ल्म खलीलज़ाद भी हैं, बाकी लोग भी हैं, और यहाँ पर अब सवाल ये है कि 2-3 मुल्कों की 2-3 मुल्क जो हैं वो मतलब उनकी पॉलिसीज क्या होंगी। सबसे पहले तो ये है कि हुसैन अमीर अब्दुल हयान, शायद ये अली बाकरी भी हो सकते हैं, लेकिन हुसैन अमीर अब्दुल हयान जो हैं उनका ज़्यादा इम्कान है कि वो उनका नाम अनाउंस हो जाए इस हफ्ते बतौर वजीर खारजा ईरान। अच्छा, यानी जवाद ज़रीफ की जगह नए सदर जो हैं इनका नाम अनाउंस कर दें। अच्छा, अली बाकरी, ये अली बाकरी हैं, और दूसरे जो हैं अच्छा, ये पाकिस्तान भी आ चुके हैं, और मतलब इनके ये हैं, इनके चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, इनके चांसेस, हुसैन अमीर अब्दुल हयान के चांसेस ज़्यादा इसलिए हैं कि ये नायब वजीर खारजा थे। अगर ये बनते हैं तो इन दोनों में से एक शख्सियत कोई बन सकती है। वो इब्राहिम रईसी के साथ उनके कोलीग रहे हैं। अच्छा। वो डिप्टी चीफ जस्टिस रहे हैं, यानी नायब चीफ जस्टिस जो अली बाकरी हैं, वो जिनकी डॉक्टर शीरी बजारी साहिबा के साथ भी गालिबन तस्वीर है। अच्छा, लेकिन ये जो हैं इनको 2016 में अपने ओहदे से हटा दिया गया था बतौर नायब वजीर खारजा, ठीक है, हुसैन अमीर अब्दुल हयान को, और नायब वजीर खारजा के तौर पे इनको ओहदे से हटा दिया गया था, और इस बात पर हटाया गया था कि इन्होंने ये जो जौहरी मुआहदा हो रहा था ओबामा दौर में, इसकी मुखालफत की थी। इन्होंने कहा था कि ये जो है ये हमें किसी किस्म की शर्त, किसी किस्म की, और इनके बड़े क्लियर व्यूज हैं फलस्तीन के बारे में, इसराइल के खिलाफ इनका मौक़िफ़ बहुत सख्त है, और इन्होंने इनको ओहदे से हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पिछले साल जो एब्राहम अकॉर्ड्स हुए अरब ममालिक के और बाकी सारे, उसके ऊपर शदीद तनकीद की। अच्छा, अब ये अगर ये बिल्कुल जवाद ज़रीफ से एक मुख्तलिफ शख्सियत है, क्योंकि ये उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका पार्ट है। जवाद ज़रीफ
थोड़े से नाराज भी, मतलब जवाद ज़रीफ एक ज़बरदस्त डिप्लोमेट, लेकिन वो पिछले साल उनकी ऑडियो वगैरह रिलीज हो गई थी ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे ही मुआहिदा हुआ था तो जनरल कासिम सुलेमानी ने जाके पुतिन से बात की थी, यानी उनके इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग लीक हो गई थी, लीक हो गया था जो उन्होंने एक सऊदी फंडेड ईरानी चैनल को दिया था, सऊदी फंडेड ईरानी चैनल जो इंग्लैंड में काम करता है। तो उसको अब मसला ये है कि वो तो उसमें जॉन कैरी भी फंस गए थे कि उन्होंने कहा था कि ऊपर से जहाज़ों का पहले से बता रहे हैं, और वो पूरी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट और जो असल इनकलाब आया था 17, ये उसके करीब इनका जहन है, ठीक है, मतलब ये मॉडरेट नहीं है, यानी जिस तरह सैयद इब्राहिम रईसी का जहन है उसी तरह से इनका जहन है बिल्कुल, और बड़े क्लियर हैं ये। अब हेरात के अंदर और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के ईरान के बॉर्डर्स के साथ तालिबान का आना, अच्छा इसको तेहरान कैसे देख रहा है? आज तेहरान ने प्रॉपर वार्न किया तालिबान को कि आप अपने आप को रिस्ट्रेन करें पीछे। टर्की जो है, टर्की का भी पूरा का पूरा एक प्लान था अफगानिस्तान में, वो टर्की का प्लान जो है वो नहीं आगे बढ़ सका। यानी आप देखें ना सर, मारा मारी वहां पे, तो तालिबान रशीद दोस्तम के गांव में क्या किया, वहां रशीद दोस्तम तुर्की से आए थे, तो वहां पर तुर्की में अल्लाह का शुक्र है आज जो है तकरीबन कुछ 2 इलाके रह गए हैं जहां पे आग लगी हुई है, बाकी जगहों पे बुझा दी गई है। और ये क्लाइमेट चेंज का मसला यूनान के अंदर और कई यूरोप के मुल्कों में जो है, जो मशरकी यूरोप की साइड है, वहां पे जंगलों में आग लगी हुई है। तो ये क्लाइमेट चेंजेस जो हैं इस पर बात दोबारा करेंगे, लेकिन मैं बात यहाँ मुकम्मल करूँ कि वो चूंकि इसमें इन मीटिंग्स में भी नहीं है, ना टर्की है जो मीटिंग दोहा में हो रही है, क्योंकि अगली मीटिंग तो टर्की में होनी थी ना। किसी ने मना किया तालिबान को, किसने मना किया? पाकिस्तान ने तो नहीं मना करेगा, पाकिस्तान तो टर्की और सारे मुल्कों को चाह रहा था कि सब हो जाए, बल्कि ज़ल्म खलीजा यहाँ से इंडिया जाते थे तो पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई इतराज नहीं हुआ, ठीक है, कि तालिबान के साथ बात इंडिया कहता है कि हमने की कोशिश की, फिर कभी कहते हैं नहीं कोशिश की, वो जो भी पब्लिक कहते हैं उसको छोड़ दें, उनके राब्ते हैं तालिबान के साथ, ठीक है, उनके राब्ते हैं, और राब्ते अगर होते हैं तो, लेकिन फिर भी जो ग्रे जोन में जंगें हो रही हैं तो ग्रे जोन में सही। अच्छा, अब इशू ये है, और जो अगली जंग चाइना के साथ होगी वो भी ग्रे जोन्स में ही होंगी बहुत सारी, यानी वो पावर तो शो हो रही है ना, साउथ चाइना सी में जहाज जा रहे हैं और इधर ये हो रहा है, और फिर इसमें फिर इकोनॉमिकली भी आप सामने अपने जो दुश्मन को या उसके हरीफों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पेट्रोल में नाम डाल दिया, ये कर दिया, पाबंदियां लग गई, IMF चीख पुकार, उधर के वो NGOs ये वो सारा उधर का रपा पड़ा, उधर से चाइना कर रहा है, उधर से ये कर रहे हैं, उधर से वो प्रोपेगेंडा शुरू है। सर ब्रेक ले लेते हैं एक इसमें। अब आ जाए आपके, अब अगली जो स्टेज है ना, ये मैंने कल कहा था एक्सकेलेट हो रहा है, यानी अभी ये बढ़ रहा है। इसमें जिस चीज का अब अंदेशा है ना वो एसेसिनेशंस हैं। एसेसिनेशंस का मतलब है कि टारगेट किलिंग्स, क्योंकि अभी तक तो, और ये ऐसे मरहले पे ये चीजें बदकिस्मती के साथ होती हैं, मुझे इस बात का अंदेशा है, ठीक है ना, कि ग्रे जोन की एक्सकेलेशन जब बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते, क्योंकि आगे से उन्होंने भी जो वॉरलॉर्ड्स हैं वो अच्छे हों, वो रेजिस्ट तो करेंगे ना। अब देखिए जनरल रशीद दोस्तम काबुल में बैठे हुए हैं, लेकिन वो काबुल में बैठ के उन्होंने निकलना तो है ना, मतलब काबुल से वो हैं इसमें, तो बाकी अब एसेसिनेशंस अगर शुरू होती हैं, वो तालिबान करते हैं, कोई और फोर्स करती है दरमियान में ग्रे जोन में आके, तालिबान के नाम से इशू करती है, दाइश का से जिंदा हो जाती है, ईरान का क्या रोल है, तुर्की क्या पीछे हट गया, अमेरिका क्या पीछे हट गया, क्या ये ग्रेटर सेंट्रल एशिया का जो आइडिया है ये आगे चल सकता है? सही सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके मजीद इस हवाले से आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ईरान के अभी अपकमिंग वजीर खारजा के हवाले से आप बात कर रहे थे कि 2 शख्सियात के इम्कानात मौजूद हैं इस वक्त। हाँ, वो देखें ना, उनके वजीर खारजा नहीं है, नए सदर तो आ गए हैं रूहानी की जगह, लेकिन इस अभी अगले 1-2 दिन में उनकी कैबिनेट, और बाकी कैबिनेट तो जाहिर है कि इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वजीर खारजा होंगे इस सिचुएशन में, मौजूदा हालात में। इस पूरे के पूरे ये जो पूरा एक बड़ा सा एक चल रहा है ना, अमेरिका, चाइना और रशिया, जो मैंने कल भी बात की थी, अभी शुरू है, इसमें जो ना बेचैन क्या होगा, तालिबान आ जाएंगे तो फिर वो बच्चों के स्कूलों का क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो
कोविड का पता नहीं है मुल्क में कि लॉकडाउन कब होगा, कब खुलेगा, ये होगा, वो होगा, आगे क्या होगा। मतलब वो एक होता है ना, इसमें ग्रे जोन के अंदर जंगों का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि स्ट्रेटेजी नहीं होती। मतलब इसमें लॉन्ग टर्म स्टडी, मतलब आप इधर से उठा के इसको इससे जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें, इससे जोड़ दें, कोई पूछने वाला नहीं है। इसको इधर से इधर किया आपने, इधर से इधर किया। अच्छा, नीचे जो फिर आपने अथॉरिटी दी होती है ना, नीचे जो लोग लड़ रहे होते हैं उनके पास एक खास हद तक अथॉरिटी होती है, क्योंकि आप बार बार तो फोन करके नहीं कह रहे होते ना कि यहाँ जाओ तो ये करो तो यूं करो, तो वो फिर खुद अपने तौर के ऊपर जो प्रॉक्सीज निकलती हैं तो मारते भी हैं, बदले भी लेते हैं, वो कत्ल गारत भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो ग्रे जोन में हो रहा होता है। और ऊपर बैठ के जो है वो मुख्तलिफ हवालों से वो जो डिबेटिंग क्लब है यूनाइटेड नेशंस का, और मैं बड़ा हैरान हूं कि वहां पे इंडिया ने ये जो किया, उनके पास यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत है जी सर, और ये जो सदारत है ये सिर्फ 1 महीने की है। ये जो गैर मुस्तकिल नुमाइंदे उनके 1 महीने के लिए आती है, तो सिर्फ उनके 20 दिन रह गए हैं मजीद। तो उसमें से जो पहले 10 दिन में एक जो अफगानिस्तान के ऊपर उनके वजीर खारजा ने कहा कि जी आप कॉल करें, उन्होंने कॉल किया, पाकिस्तान को उन्हें बुलाया, जिसमें मुनीर अकरम साहब ने एहतजाज किया और आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात कर रहे थे। तो ये 20 दिन की और है। इसके बाद आयरलैंड आ जाएगा 1 तारीख से, और फिर इंडिया के पास आएगी कोई 2022 के अंदर। ठीक है, तो ये घूमते घूमते सब एक महीने के लिए पाकिस्तान के पास भी आती है, सबके पास आएगी, सबके पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, सबके जितने मुल्क हैं उनके पास ये आती चलता रहता है इस तरह सिलसिला। तो 1 महीने के लिए आई थी, उसमें अफगानिस्तान डिस्कस किया और मौका से निकाल दिया। बार बार तो नहीं होगा ना सिक्योरिटी काउंसिल, हुआ इजलास, उसके अंदर पाकिस्तान को बुलाया नहीं, खत्म हो गई। असल जो है मामला वो तो दोहा के अंदर और एक्सटेंडेड ट्रायल और उज्बेकिस्तान में, यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है 12। तो वो जो है वो अब अच्छा इंडिया का, मैं देखिए इंडिया के भी स्टेक्स हैं, लेकिन इंडिया जो है वो मसला ये कि जब वो आपके राब्ते खत्म हो गए सारे, और ये यानी अमेरिका का जो अमेरिका ने किया है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया को ऑन बोर्ड लिया, सवाल ही पैदा नहीं होता, वरना ये होता ना इंडिया के साथ ना। और 2 जगहों पे जो मैं कहता हूं ना, हालिया दिनों में 2 जगह पे इंडिया के लिए सरप्राइज अमेरिका की तरफ से आया है। एक तो ये कि चाइना के साथ जो मामला हुआ तो अमेरिका ने पहले इन्फॉर्म नहीं किया, उनको बताया नहीं, इंटेलिजेंस नहीं प्रोवाइड की कि ये होने वाला है वाकया। दूसरी बात यह है कि अब इस वक्त अगर डिसएंगेजमेंट गोगरा पे हो रही है नहीं हो रही मैं नहीं जानता, मुझे इतना जरूर पता है कि चाइना और इंडिया के दरमियान भी एक तो एक खुले हो रहा है ना कि अच्छा ये भी दिखाना जरूरी है ना, क्योंकि मुल्कों का प्राइड यही होता है। आप ग्रे जोन की जंगों को ऑन नहीं कर सकते, ठीक है ना, पता हर एक को होता है कि अफगान मुजाहिदीन के पीछे अमेरिका है, जी सर, ठीक है ना, लेकिन वो आप ऑन नहीं कर सकते उनको, ठीक है, अभी कह नहीं सकते उनको। अच्छा, और ये देखें जो बेलारूस है और ये मुल्क हैं, ये बफर मुल्क हैं, मतलब ये मुल्कों की बड़ी अहमियत है दरमियान में, मतलब बफर, अगर ये रूस और नेटो के दरमियान बफर है बेलारूस से, बेलारूस खत्म हो जाता है तो बिल्कुल आप देखें ना, पहले वो 1000 किलोमीटर दूर होता था नेटो सेंट पीटर्सबर्ग से, अब वो 100 किलोमीटर है। तो मतलब ये बिल्कुल जो है ना आमने सामने फौजें और मशकें और एक्सरसाइजेज, और इसमें कोई भी कहीं पर कोई वाकया पेश आ जाए कोई, और ये मैं आपको बताऊं कि ये फाइनेंशियल टाइम्स ने आज खबर दी है, और लेटविया ने वहीं पर उन्होंने कहा है कि वार्न्स ऑफ रिस्क ऑफ इंसिडेंट बिटवीन नेटो एंड रशिया। ये आज जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर फाइनेंशियल उन्होंने वार्न कर दिया कि एक्सीडेंट होगा, अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। जितनी ज्यादा मशकें कर रहे हैं ना फौज, इधर मशकें उधर मशकें, समंदरों में वेपनाइजेशन हो गई है बेलारूस की, इसकी उसकी, तो वो पूरा उन्होंने कहा बॉर्डर क्राइसिस ये ले जाएगा, अचानक एक्सीडेंट होगा और उसके नतीजे में जंग शुरू हो जाएगी। ये मुल्क तैयार भी होते हैं, खुद तो नहीं नेटो लड़ेगा, लेकिन कोई एक मुल्क दरमियान में आ गया, फिर सीज फायर हुआ, ये हुआ, वैसे करके टुक टुक चलती रहती है। अच्छा, इसमें इशू ये है कि इंडिया का जो इशू है ना, देखिए इंडिया के साथ प्रॉब्लम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से नहीं आएगा, इंडिया का प्रॉब्लम आएगा जो उन्होंने खुद एक सिस्टम के अंदर, एक इनबिल्ट सिस्टम होता है ना बाज दफा, इनबिल्ट सिस्टम के अंदर उन्होंने ये आरएसएस ने पैदा किया है। आरएसएस ने ऑलरेडी हर मुल्क में बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे हमारे इश्यूज होते हैं, कभी बलोच जो है उनको कोई इतराज हो जाता है, कभी पख्तूनों को हो जाता है, कभी जो है वो एमक्यूएम को या उर्दू स्पीकिंग को हो जाता है, कोई सिंध को हो जाता है, आजकल पंजाब में भी हो रहा है ज्यादा मियाँ साहब, तो वो खत्म भी हो जाते हैं, इतराज खत्म भी होती है। इंडिया में तो वो उसका एक हिस्सा है, मतलब उनका जो है ना, जिसको कहते हैं कि वो एक यानी बात चीजें होती है ना जिसको छुपा के रखा जाता है। अब ये जो जात पात का इशू है, जात पात का इशू मजहब का हिस्सा है, मतलब उनके सबसे बड़े, यानी अगर हालिया तारीख में
अगर आप कहें कि जी उनके वो प्राउड फील करते हैं किसी पे, और जाहिर है कि एक महाराजा थे शिवाजी, तो महाराजा शिवाजी जो थे वो जिनकी बड़ी जंगें हुई मुगलों के साथ और बड़ी लड़ाइयाँ हुई, और वो 1630 से लेकर 1680 तक रहे, ठीक है, बीजपुर के इलाके में, और वो बड़े बहादुर और बड़े, उनका बड़ा नाम। लेकिन मसला ये है कि जब लड़ते 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 उनकी ताजपोशी का वक्त आया, तो अब ये अजीब बात है कि बरहमन जितने थे उन्होंने कहा था ये तो शुद्र है, ये तो निचली जात का आदमी है, ये तो वॉरियर ही नहीं है, तो हम इसके पास क्यों जाएंगे। तो बरहमन जो थे वो जनाब, अब और एक बरहमन उसके बाद आए, और ये उनकी बुक्स में है, एक बरहमन। देखिए ना, बात चीजें ऐसी तो बड़ी, मतलब जात पात अपने बन गया, सदर है, वजीर आजम, जो भी है जो जात। अब मसला ये है कि वो वहां पर वो बैठ गए, और उसके बाद जो बरहमन आया तो उसने ये जो ऐसे करके माथे पे होता है, तो वो पैर के अंगूठे से इंडोर्स किया, पैर के अंगूठे से। लेकिन उसके बाद शिवाजी को फिर एक्सेप्ट कर लिया बाकी लोगों ने भी। और लेकिन वो जो शुरू का, अगर आप उनका ये पढ़ें कि जी उनकी ताजपोशी की रस्म कैसे हुई थी, तो आपको अंदाजा होगा कि जात पात इंट्रिंसिक है, ये अंदर फंसा हुआ है, ठीक है ना। मतलब एक टीपू सुल्तान, अभी मेरे ख्याल से कोई 10-15 साल 20 साल पहले टीपू सुल्तान के ऊपर एक कमाल का ड्रामा बना था, वो संजय खान, जिसमें आग भी लग गई, 60 ड्रामों की सीरियल थी टीपू सुल्तान पे, और जनाब वो बड़ा पॉपुलर हुआ था इंडिया में, टीपू सुल्तान, द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, इंग्लिश में भी बना था, उर्दू में। उसके बाद जनाब अब वो टीपू सुल्तान के पीछे, और टीपू सुल्तान ने किया क्या था, वो टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ा था भाई, अंग्रेजों से लड़ा था, और मुसलमान और मराठे साथ थे, और अंग्रेजों से वो लड़ रहा था। इन मुसलमान भी मराठों से मिल गए थे, निजाम भी तो थे ना उस तरफ, यानी ये कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई तो नहीं थी, निजाम भी जो थे वो टीपू सुल्तान के खिलाफ थे, और फिर अंदर से भी गद्दारी हुई, तो ये उसको भी हिंदू मुस्लिम बना दिया हुआ है। और इतना इंटेलिजेंट आदमी टीपू सुल्तान के उस वक्त उसने किससे राब्ता किया था, फ्रांस से। आप सोचें, यहां पता ही नहीं था इंडिया में किसी को फ्रांस भी कुछ जगह, तो फ्रांस से राब्ता करके, और तो बात यह है कि वो जब इंट्रिंसिकली इतनी नफरत भर देना, अब जैसे कश्मीर का इशू, तो वो कहना खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ जी, तालियां बजा, नहीं, साथ ये भी कह रहे हैं कि मिलिटेंसी बढ़ गई है, पता है अच्छी तरह, क्योंकि आप जब वहां पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने तो अपनी जिंदगी जैसे गुजारनी थी गुजार ली, अच्छा किया बुरा किया, वो जो है वो चले गए, कांग्रेस के लोग हैं, बाकी छोड़ दें, महबूबा मुफ्ती, जो यूथ आ रही है, जिन्होंने अपने सामने देखा है कि ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हो रहा है, ऐसे पुलिस जो फौज जो है वो पकड़, तो ये अगली जो वहां पे मसला अगला होगा ना, वो जात पात के उनके जो इश्यूज हैं, और जो अकलियतों के साथ मसला है, जात पात आपस में इससे बड़ी ताकतें फायदा उठाएंगी। ये ह्यूमन राइट्स कहां से आ गया था, ह्यूमन राइट्स उठाया ना, ब्लिंकन ने उठाया ना भाई, चाइना ने तो, रशिया ने तो नहीं कहा ह्यूमन राइट्स, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने उठाया ना, और उसको पब्लिक करने की क्या जरूरत थी, पब्लिक ने कहा हम तो उठा रहे हैं इशू को। तो बात यह है कि ये ग्रे जोन के अंदर आप ना किसी पे एतमाद करते हैं, ना किसी को साथ लेके जाते हैं, और ग्रे जोन के अंदर यह भी होता है कि आपने माशी तौर पर पाबंदी आयद कर दी, इसमें बड़ी जंगें भी छिड़ जाती हैं, ये नहीं कि वो लिमिटेड, अगर कह रहे कुछ नहीं होगा, पता तो वाकई जहाज गिर गया, जंग छिड़ गई, ये हुआ ना सीरिया के अंदर, लीबिया में। इसमें जो क़यादतें हैं ना मुल्कों की, जी सर, यानी पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, उज्बेकिस्तान, यानी जो मुल्क दरमियान में है, बड़ी ताकतें तो बड़ी ताकतें हैं ना, जो बाकी, और अफगानिस्तान, ये और अरब ममालिक, उन्होंने भी एंटर होना है, भी वो हैं ऑलरेडी। अगर किसी का ख्याल है कि अरब ममालिक इसमें नहीं है, तो वो हैं इसके मुकम्मल तौर पर, उन्होंने बड़ी फरासत का मुजाहरा करना है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि इस ग्रे जोन में पता चला किसी जरा से जुमले को, जरा सी बात को पता, देखिए शुरू हो गई है पाकिस्तान में, कल सरीना चौक पे हुआ, आज भी निशाना बना है, इधर उधर ही शुरू हो गया पाकिस्तान में। तो बात यह है कि इसको कैसे हैंडल करना है क़यादतों ने मुल्कों की, क्योंकि ग्रे जोन है। बिल्कुल सर, ब्रेक लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। बहुत अरसे के बाद हम कह रहे हैं कि जी हमने ये देखे ना, ये तो पॉलिटिकल टूल था, ये फेटअप के अंदर हमारा नाम, पाबंदियां लगाए जा रहे हैं, शराइत मानते जा रहे हैं, फिर जयशंकर ने कह दिया तो पता चला, देखें जी हम तो कह रहे थे नहीं सर, हम लोग कमाल ही करते हैं। सही हो गया सर, आपसे मजीद बात करेंगे इस मामले में। जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं जी। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जैसे आप बात कर रहे थे कि अगर इस बात का हमारी लीडरशिप को इदराक है कि सियासत होती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, तो हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उनकी कारकर्दगी कैसी रही है इस पार्टी? देखिए, इस वक्त तो मतलब एक दूसरे को सब गद्दार और ये और वो उस पार्टी से ये हमारे यहाँ रियासत ने फैसला किया था और मैं इस वक्त समझने से कासिर हूँ कि इस वक्त हमारे जो रियासती इदारे हैं वो क्यों ये रियासत की तरफ से फैसला होता कि फतवेबाजी नहीं होगी। जी सर, अब ये लेकिन जो एजेंट बनाना है इसके ऊपर मतलब ये उधर से उधर चला गया, मतलब जहांगीर तरीन ने पीटीआई इमरान खान नाराज हो गए, वो भी एजेंट हो गए, वो फलां उधर से उधर चला गया तो वो एजेंट हो गया, वो वापस आ गया तो वो ठीक हो गया। इसको खत्म करें क्योंकि ये खित्ते के अंदर ग्रे जोन, लोग आम आदमी पता चला कोई सर पेरा पागल, उसने कहा कि यार ये तो वाकई गद्दार निकल गया, ठीक है। तो इस तरह करके जो है वो मतलब कश्मीर फरोज और गद्दार और इसराइल है पीछे और इंडिया है पीछे फलाना। और अच्छा पहलू इसमें वाहिद अगर अच्छा पहलू इसमें नजर आ रहा है वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर है, ठीक है, LOC। और ये इंडिया ईरान बाकी मुल्क कब आके टेबल पे तो बैठे ना है ना सबके स्टेक, और वो शुरू शायद वहीं से हो जब अशरफ गनी कहें कि मैं स्टेप डाउन होता हूं, क्योंकि लेकिन अब मसला ये भी आ गया है कि वो जो अमन जिरगा जो साथ था वो तालिबान ने उनके इलाकों के ऊपर भी कब्जे कर लिए हैं। जी सर, यानी जो बाकी उसके मेंबर्स, बाकी भी तो मेंबर्स थे, बहुत सारे लोग थे ना अमन जिरगा में, जो तालिबान तो नहीं, वो बहुत सारे लोग थे, उनके इलाकों पर भी तालिबान, तो तालिबान अब अगर पावर ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करेंगे तो उसको तो बाकी लोग नहीं मानेंगे। बाकी लोग कहेंगे भाई आप ये क्या मतलब हेरात पे भी आ गए तो इधर भी आ गए तो इधर भी आ गए, तो अब ये कहां पे जाते हैं मामलात। और पाकिस्तान पे इसके असरात थोड़े बहुत आने शुरू हो गए हैं, थोड़े बहुत तो नहीं, काफी इंसानी जानी जा रही हैं और आगे जाके कहां जाता है मामला। लेकिन मेरी जो गुजारिश है काबरीन से कि इस वक्त अगर कम से कम और कुछ नहीं, कश्मीर पे हम एक साथ नहीं बैठ सके, मईशत पे एक साथ नहीं बैठ सके और चीजों पे, तो कम से कम हम इस वक्त एक दूसरे पे जो मुल्क दुश्मनी के इल्जामात हैं वो ना लगाएं। बहुत शुक्रिया। इंडिया में नहीं लग रहे, इंडिया में इस वक्त मुल्क दुश्मनी वो उन्होंने बंद कर दिया, वो सियासी बयानबाजी चल रही है, एजेंट नहीं कह रहे किसी को, क्योंकि मसला ये कि इस तरह के हालात में फिर इल्म नहीं होता ना आपको कौन सा कहां से सर पे आके वो फायदा उठा के ले जाए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।